नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा। ये सिर्फ कपड़े पहनने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि सच माने तो ये एक पूरी की पूरी दृश्य भाषा है जो वहाँ के इतिहास, भूगोल और संस्कृति को एक साथ बुनती है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद खूबसूरत स्थानीय कहावत से। मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला, दूजी मारवण, तीजो कसूमल रंग। कसूमल यानी लाल रंग। ये लाइन बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि रेगिस्तान के उस कठोर और सूखे माहौल में जीवंत रंगों का, विशेष रूप से लाल रंग का, कितना गहरा सांस्कृतिक महत्व है। ये रंग वहाँ सचमुच जीवन और ऊर्जा का संचार करता है। तो आज की ये चर्चा एक बहुत ही सुव्यवस्थित यात्रा होने वाली है। सबसे पहले बात होगी पगड़ियों के गौरव की। इसके बाद पुरुषों के पारंपरिक परिधानों को समझेंगे। फिर आदिवासी समुदायों की खास वेशभूषा पर नजर डालेंगे और अंत में महिलाओं के भव्य पारंपरिक परिधानों की चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं भाग 1, पगड़ियों का गौरव। शरीर के बिल्कुल ऊपरी हिस्से से शुरुआत करें तो राजस्थान में सिर पर बांधा जाने वाला साफा या पगड़ी सिर्फ तेज धूप से बचने का कोई साधारण साधन नहीं है। यह प्रतिष्ठा और सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यहाँ पगड़ियों में अद्भुत विविधता देखने को मिलती है। ध्यान दें, लंबाई में जो कपड़ा बड़ा होता है उसे पाग कहा जाता है, जबकि छोटी लंबाई वाले को पगड़ी कहते हैं। और अक्सर पगड़ी या साफे के बिल्कुल आगे की तरफ एक विशेष आभूषण बांधा जाता है, जिसे सिरपेज कहते हैं। यह इसकी भव्यता को 4 गुना बढ़ा देता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पगड़ी के रंग किस तरह एक कैलेंडर और भावनाओं के पैमाने की तरह काम करते हैं। जैसे श्रावण के हरे भरे महीने में लहरिया पगड़ी पहनी जाती है, विवाह के शुभ अवसर पर मोछड़े की पगड़ी, युद्ध या आखातीज के समय शौर्य का प्रतीक केसरिया रंग, शोक के समय सफेद, दशहरे पर मदिल और होली पर फूल पत्ती की पगड़ी बांधी जाती है। मतलब हर अवसर का अपना एक अलग और निर्धारित रंग है। ये जानना भी कम हैरान करने वाला नहीं है कि केवल पगड़ी की विशिष्ट शैली को देखकर ही किसी व्यक्ति के क्षेत्रीय मूल का तुरंत पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मेवाड़ की पगड़ियों में अमरशाही, उद्देशाही और अरसी शाही जैसी शैलियां शामिल हैं, जबकि दूसरी ओर मारवाड़ क्षेत्र में खिड़किया पाग, जसवंत शाही और तख्त शाही जैसी शैलियां प्रसिद्ध हैं। ये बिना एक शब्द बोले अपनी पहचान बताने का क्या अद्भुत तरीका है। सिर से नीचे के कपड़ों की ओर बढ़ने से पहले एक बहुत ही रोचक तथ्य जान लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी उदयपुर की बागोर की हवेली में सुरक्षित रखी गई है। ये केवल एक रिकॉर्ड भर नहीं है, बल्कि इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि यह परंपरा कितने विशाल स्तर पर सम्मान पाती है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, पुरुषों के पारंपरिक परिधान। आइए देखते हैं कि पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले ऊपरी और निचले वस्त्र समय के साथ कैसे विकसित हुए हैं। शुरुआत करते हैं अंगरखी से, जिसे बुख्तरी भी कहा जाता है। यह शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाने वाला बिना कॉलर और बिना बटन का एक कढ़ाईदार वस्त्र होता है। दरअसल यही वो बुनियादी परिधान है जो समय के साथ विकसित होकर आज की आधुनिक अचकन में बदल गया। इसके अलावा भी कई खास वस्त्र विशेष जरूरतों के लिए बनाए गए थे, जैसे जामा, जिसे विवाह या युद्ध में पहना जाता है। अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला चोगा, सर्दियों की भयंकर ठंड से बचने के लिए आत्मसुख। कमर पर बांधा जाने वाला कमरबंद या पटका, जिसमें तलवार या कटार सुरक्षित रखी जाती है। और ब्रीजेस या बिर्जेस, जो पैरों में घुटनों तक तंग होता है और जिसे ब्रिटिश काल के दौरान पहना जाता था। एक खास जानकारी, विश्व का सबसे बड़ा चोगा सवाई माधोसिंह प्रथम का है, जो आज भी जयपुर के सिटी पैलेस में मौजूद है। ये बात बहुत ही शानदार है कि जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त है। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में जोधपुरी साफे के साथ साथ ये परिधान काफी मशहूर हुआ था और आज ये औपचारिकता का एक सर्वोच्च मानक बन चुका है। चलिए अब रुक करते हैं भाग 3 का, आदिवासी समुदायों की वेशभूषा। इन समुदायों में कपड़े सिर्फ तन ढकने के वस्तु नहीं रह जाते, बल्कि ये उनकी अपनी एक अलग पहचान, उनके हस्ताक्षर बन जाते हैं, जो उनकी सामाजिक संरचनाओं को गहराई से दिखाते हैं। अलग अलग समूहों के बीच कपड़ों के नाम पूरी तरह से बदल जाते हैं। जिसे हम आमतौर पर धोती कहते हैं, वो भील पुरुषों के लिए एक तंग डहपाड़ा बन जाती है और सहरिया जनजाति के पुरुषों के लिए इसे पंचा कहा जाता है। इसी तरह साफे को भील समुदाय में पोतिया और सहरिया समुदाय में खपटा कहा जाता है।
वहीं आदिवासी महिलाओं के परिधानों की बात करें तो उनका सबसे प्राचीन वस्त्र नांदना कहलाता है। इसके अलावा अविवाहित कन्याओं द्वारा पहनी जाने वाली विशेष ओढ़नी कटकी कहलाती है। इसमें जो खास छपाई होती है उसे पावली भांत कहा जाता है। इन महिलाओं की ओढ़नियों के पैटर्न, जिन्हें भांत कहते हैं, वो अपनी एक अलग ही कहानी कहते हैं। जैसे कि तारा भांत, जो उनकी सबसे लोकप्रिय ओढ़नी है, ज्वार भांत, जिसमें ज्वार के दानों जैसी बिंदियां होती हैं, केरी भांत, जिसकी जमीन लाल और बिंदियां सफेद और पीली होती हैं, और लहर भांत, जिसमें लहरिया आकृति बनी होती है। ये सभी पैटर्न सीधे तौर पर प्रकृति से प्रेरित हैं, जिन्हें देखकर तुरंत आदिवासी पहचान का पता चल जाता है। अब पहुंचते हैं इस चर्चा के अंतिम चरण पर। भाग 4, महिलाओं के भव्य पारंपरिक परिधान। इस खूबसूरत सांस्कृतिक ताने बाने को पूरा करने के लिए महिलाओं के रोजमर्रा और विशेष अवसरों वाले वस्त्रों को समझना जरूरी है। शरीर के ऊपरी हिस्से के वस्त्रों में एक बहुत ही सटीक अंतर होता है। बिना बाहों वाले परिधान को कुर्ती कहा जाता है, जबकि बाहों वाले वस्त्र को काचली कहते हैं। ये साधारण सा दिखने वाला अंतर रेगिस्तानी फैशन की व्यवहारिक लेयरिंग को बहुत ही खूबसूरती से सामने लाता है। परिधान जीवन के प्रमुख अवसरों से कितने गहरे जुड़े हैं, ये देखना अद्भुत है। विवाह के समय लाल फूल पत्तियों की बेल वाली जामसाई साड़ी पहनी जाती है। झिम्मी वो विशेष लाल ओढ़नी है जो फेरे के समय मामा द्वारा वधू को भेंट की जाती है। इसी तरह सहरिया जनजाति की विवाहित महिलाओं का वस्त्र रेजा कहलाता है। मारवाड़ क्षेत्र में लाल रंग की ओढ़नी दामनी कहलाती है और मुस्लिम महिलाओं का पारंपरिक पहनावा तिलका या बुर्का कहलाता है। हर वस्त्र किसी खास रिश्ते या अवस्था का प्रतीक है। राजस्थान में साड़ियों की भी एक बेहद ही समृद्ध और विविध विरासत मौजूद है। इनमें चोल, निचोल, पट, दुकूल जैसी अनेक पारंपरिक शैलियां शामिल हैं। साथ ही जामदानी, किमखाब और टसर जैसे शानदार फैब्रिक का उपयोग किया जाता है। साड़ियों और इन शानदार कपड़ों की ये विशाल विविधता इस बात को साबित करती है कि यहाँ कपड़ा शिल्प कौशल को कितना अधिक मूल्यवान माना जाता है। तो अब जब हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर आ गए हैं, एक बड़ा सवाल जहन में आता है। कपड़े की ये इतनी जटिल और अर्थपूर्ण दृश्य भाषा बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा बनने वाले एक समान फैशन के आज के इस आधुनिक युग में खुद को कैसे बचाए रखती है? क्या ये पारंपरिक धागे आने वाले समय में भी हमारी आधुनिक पहचान का हिस्सा बने रहेंगे? यह निश्चित रूप से सोचने और आगे जानने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। इस ज्ञानवर्धक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।